हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम आईपीसी का चैप्टर 3 जो हमें पनिशमेंट के बारे में बताता है उसको आज शुरू करने वाले हैं। ये हमें सेक्शन 53 से लेके 75 तक आईपीसी में मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कितने प्रकार के दंड आईपीसी में दिए गए हैं वो भी बताया गया है। साथ ही कुछ दंड को कम करने की बातें की गई हैं और कैसे कैसे जुर्माने वगैरह के बारे में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं वो सब इसी में दिए गए हैं। ये हमें पनिशमेंट के बारे में ही बताता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आप जुडिशरी के प्री एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं सेक्शन वाइज। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी हेल्पफुल भी है आपके लिए। लेकिन अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब केस लॉ के साथ 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 3 दंडों के विषय में और धारा 53 से लेके 75 तक जो आईपीसी में दिया गया है उस पर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 53 की, जो बताता है कि दंड के कितने प्रकार आईपीसी में दिए गए हैं। तो देखिए, पहला जो दंड दिया गया है आईपीसी में वो मृत्यु दंड है। दूसरा आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तीसरा जिसे निकाल दिया गया था 1949 से अधिनियम संख्या 11 के द्वारा, इसको रिपील कर दिया गया। पहले इसमें ये भी दंड शामिल था। इसमें थी आपकी काले पानी की सज़ा। जो पहले व्यक्तियों को काला पानी की सज़ा मिलती थी ब्रिटिश काल के दौरान, वो वाली सज़ा थी और इसको अब निकाल दिया गया है क्योंकि अभी ये हमारे देश में लागू नहीं है। इसके बाद चौथा जो दंड है वो है आपका कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट, जो 2 तरह का हो सकता है। एक सादा भी दिया जा सकता है और कठोर कारावास भी दिया जा सकता है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी कि सादा कारावास, आपको जेल में बंद करके रखा जाएगा जो अभियुक्त होगा, है ना, जो कैदी होगा। और जो कठोर कारावास होता है उसमें जेल में कुछ काम कराया जाता है कैदी से, जैसे कि पत्थर तुड़वाना, चक्की पीसवाना, है ना, या कोई और उससे जो लेबर ली जाती है, काम लिया जाता है, उसे बोलते हैं कठोर कारावास। तो कारावास 2 तरह का दिया गया है। इसके अलावा 5वां है आपका संपत्ति का संपहरण यानी कि प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। और छठा है आपका जुर्माना। तो इस तरह से यहाँ पे दिए तो गए हैं 6 पॉइंट, लेकिन 5 प्रकार का जो दंड है वो आईपीसी में दिए गए हैं। एक जो है वो निकाल दिया गया, जैसे कि हमने पढ़ा अभी 1949 में। तो इस तरह से 5 प्रकार के दंड आईपीसी में दिए गए हैं। अब हम थोड़ा सा इन सब के बारे में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं मृत्यु दंड की, कैपिटल पनिशमेंट की। तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें सिर्फ मृत्यु दंड का प्रावधान है। वो यहाँ पर आपको जितने भी ये सेक्शन दिख रहे हैं इन सब में आईपीसी में मृत्यु दंड का प्रावधान जो है वो किया गया है। और इसके अलावा ये तो बात थी, ये तो मृत्यु दंड के सेक्शन हो गए। इसके अलावा 3 धाराएं ऐसी दी गई हैं आईपीसी में जो संपत्ति की जब्ती के बारे में बात करते हैं। सिर्फ 3 ही सेक्शन ऐसे हैं जिसमें कहा गया है कि संपत्ति का संपहरण हो जाएगा यानी जब्ती हो जाएगी। सेक्शन 126, 127 और 169, ये 3 सेक्शन बात करते हैं संपत्ति की जब्ती की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जुर्माने की, तो जुर्माने से संबंधित सेक्शंस जो हैं आईपीसी में वो ये सारे हैं जो हमने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये सारे के सारे जो सेक्शन हैं ये आपके जुर्माने से संबंधित हैं आईपीसी के। ये तो बात थी सेक्शन 53 की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। क्या कहता है सेक्शन 53A? देखिए, निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। क्या होता था कि अंग्रेज़ों के समय में यानी कि ब्रिटिश काल में पहले काला पानी की सज़ा दी जाती थी, लेकिन अब इस सज़ा को समाप्त कर दिया गया है। 1955 में ही निर्वासन को जिस समय आईपीसी अधिनियमित की गई थी उस समय निर्वासन का मतलब क्या होता था? देश की सीमाओं के बाहर भेज देना किसी व्यक्ति को, या गंभीरता की दृष्टि से क्या होता था, इसे मृत्यु दंड से कम समझा जाता था। तो अगर ये सेक्शन आप ये देखो तो ये सेक्शन का हेडिंग हो गया निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। लेकिन ये सेक्शन बेसिकली कहता क्या है? अब काला पानी की सज़ा तो हमारे देश में नहीं दी जाती, लेकिन अब अगर कहीं पर निर्वासन आपको लिखा हुआ मिल जाए तो उससे हम क्या निर्देश से क्या अर्थ लगाएंगे? तो इसके दोनों पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। इसका पहला खंड ये कहता है कि उपधारा 2 और 3 के उपबंधों के अधीन अगर कहीं भी आजीवन निर्वासन लिखा है, मान लीजिए आईपीसी में कहीं भी लिखा है, तो वहाँ पे आप आजीवन कारावास से उसका निर्देश लगाओगे। यानी कि आजीवन निर्वासन से आज मतलब हो गया आजीवन कारावास से। निर्वासन यानी जैसा मैंने बताया काला पानी की सज़ा है वो तो दी नहीं जाती, तो इसलिए अब इसकी जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आप मान सकते हैं। इसके अलावा जहाँ कहीं भी ऐसी अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश
CRPC 1955 के प्रारंभ से पहले दिया गया है, अपराधी से इस तरह से बढ़ता जाएगा मानो कि वो कठिन कारावास से दंडित किया गया है। तो एक तरीके से बस ये सेक्शन हमें कुछ ऐसा, मतलब कोई मेन पॉइंट तो इसमें है नहीं, बस हमें यही ध्यान रखना है कि जहाँ भी कहीं आजीवन निर्वासन का यूज़ हुआ है वहाँ पे हमें आजीवन कारावास उसको समझना है। इसके अलावा अब हम इससे रिलेटेड एक केस लॉ देखेंगे। किशोरीलाल बनाम एम्परर 1955 का केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि निर्वासन के दंड का मतलब आवश्यक रूप से समुद्र पार निर्वासन से नहीं है, बल्कि ब्रिटिश काल में ऐसे कैदियों को अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो भेजा जाता था। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को एक तरीके से मेन पॉइंट इसका निकाल लिया है। इसके बाद आता है सेक्शन 54। ये हमें बताता है मृत्यु दंड का लघुकरण, यानी अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिला है तो उसके दंड को कम किया जा सकता है। क्या कहती है ये धारा कि हर उस मामले में जिसमें किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, कैपिटल पनिशमेंट या मान लीजिए मृत्यु दंड दिया गया है, मौत की सज़ा दी गई है, तो उस दंड को अपराधी की सहमति के बिना, मतलब अपराधी की सहमति की ज़रूरत नहीं है, उसकी सहमति के बिना भी जो सरकार है, जो समुचित सरकार है, वो किसी अन्य दंड में बदल सकती है। तो सरकार दंड को किसी अन्य दंड में बदल सकती है अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है, वो भी अपराधी की सहमति के बिना। इसके बाद आता है सेक्शन 55 यानी धारा 55। ये आजीवन कारावास के लघुकरण की बात करती है, यानी आजीवन कारावास को भी कम किया जा सकता है। और कौन करेगा इसको? अपराधी की सहमति के बिना ही समुचित सरकार करेगी। और अगर सरकार इसको कम करती है तो ये कितने साल का हो सकता है? तो ये 14 साल तक की हो सकती है। तो किसी भी समुचित सरकार जो है वो उस दंड को 14 साल की अवधि के लिए किसी भी भांति के कारावास में जो है वो बदल सकती है, कम कर सकती है। तो अगर मृत्यु दंड को लघुकृत करेगी समुचित सरकार सेक्शन 54 के तहत, तो किसी भी दंड में बदल सकती है। लेकिन अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम करेगी तो 14 साल तक के दंड की अवधि के लिए कर सकती है, किसी भी भांति के कारावास में बदल सकती है, चाहे वो सादा कारावास हो या कठोर कारावास हो। सेक्शन 55 क्या कहता है? समुचित सरकार को डिफाइन करता है, इसकी परिभाषा देती है। इस धारा के अनुसार धारा 54 और 55 में जो समुचित सरकार का मतलब है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से है। कैसे है? जिन मामलों में मृत्यु दंड दिया गया है यानी कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है, जिस विधि के खिलाफ अपराध किया गया है, बस उस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार है तो वहां समुचित सरकार का मतलब केंद्र सरकार से है। और जिन मामलों में केवल दंड दिया गया है, मृत्यु दंड नहीं, चाहे वो मृत्यु दंड हो या ना हो, ठीक, ऐसे विषयों से संबंधित होना चाहिए वो अपराध जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, मतलब स्टेट की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित हो वो विषय, तो वहाँ समुचित सरकार का मतलब हो गया आपका राज्य सरकार। तो यहाँ पे समुचित सरकार का मतलब हमें दोनों सरकारों से लगाना है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो। इसके बाद आता है सेक्शन 56 जिसे रिपील कर दिया गया था। आपराधिक विधि जातीय भेदभाव बहिष्कार अधिनियम 1949 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। सेक्शन 57 ये धारा आजीवन कारावास की अवधि बताती है, 20 साल के कारावास को ही आजीवन कारावास बताती है। साधारण शब्दों में इस धारा के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास दिया गया है उसकी अवधि 20 साल की मानी जाएगी। ठीक, तो 20 साल की अवधि जो है ये आजीवन कारावास के लिए ये सेक्शन हमें बताता है। इसके बाद आता है सेक्शन 58 और 59। दोनों ही जो सेक्शन थे इनको भी दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा रिपील कर दिया गया, इनको भी निकाल दिया गया। मेन सेक्शन के साथ साथ हमें रिपील वाले सेक्शन भी पता होने चाहिए, क्योंकि अगर बीच के हम सेक्शन छोड़ देंगे तो दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, माइंड में ये रहता है कि पता नहीं इन सेक्शन में क्या था, तो इसलिए रिपील वाले सेक्शन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आता है सेक्शन 60 यानी कि धारा 60। इस धारा के अनुसार ऐसा मामला जिसमें अवधि का अपराध दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडनीय है, यानी कि या चाहे वो सादा कारावास से दंडित हो या कठोर कारावास से दंडित हो, वहां न्यायालय को यह निर्देश देना होगा कि वो संपूर्ण कारावास या तो कठिन होगा या पूरा कारावास सादा ही दिया गया है, या अपराध के संपूर्ण कारावास का कुछ भाग कठिन दिया गया है या कुछ भाग सादा दिया गया है। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिसमें जो ऑफेंस उसने किया है वो दोनों भांति में से किसी भी कारावास के किस भांति के कारावास से वो दंडनीय है, ये बात कोर्ट को साफ तरीके से लिखनी होगी। वो चाहे तो उसको कठिन भी दे सकता है उसमें, अगर सादा और कठिन दोनों लिखा है, और चाहे सादा दे सकता है, और अगर वो चाहे तो उसका कुछ भाग कठिन भी दे सकता है और कुछ भाग सादा भी दे सकता है, लेकिन कोर्ट को लिखना होगा। इसके बाद आता है सेक्शन 61 और सेक्शन 62। दोनों ही सेक्शन फिर से देखिए रिपील कर दिए गए, लेकिन इस बार अलग एक्ट से।
भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1921 के द्वारा। तो 61 और 62 जो धारा थी इसको निकाल दिया गया। सेक्शन 63 यानी धारा 63 जुर्माने की रकम के बारे में बात करती है। ये धारा हमें बताती है कि जब किसी मामले में जुर्माने की रकम स्पष्ट रूप से ना लिखी गई हो, यही ना पता हो कि जुर्माना कितना वसूलना है, तो वहाँ अपराधी जिस रकम के लिए दायी है वहाँ जुर्माना तो लेगी ही उससे, कोर्ट जुर्माना तो लगाएगी उस पर, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साधारण शब्दों में जुर्माना जो होगा वो जो ऑफेंस, जो क्राइम किया है उसके नेचर को देखकर तय किया जाएगा। वो अनलिमिटेड तो हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, अत्यधिक नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि जो वो चुका दे और ऑफेंस के नेचर को देखकर उस पर जुर्माने की रकम जो है वो लगाई जाएगी। इसके बाद आता है सेक्शन 64 धारा 64। क्या कहती है? जुर्माना न देने पर कारावास के दंड का प्रावधान करती है कि अगर आपने जुर्माना नहीं दिया तो कारावास लगेगा। इस धारा के अनुसार जहां किसी भी अपराध के लिए, मान लीजिए कोई ऑफेंस है और उसके लिए कारावास और जुर्माना दोनों के दंड का प्रावधान है, आप कारावास भी दे सकते हो, उस पर जुर्माना भी लगा सकते हो, वहां अपराधी अगर जुर्माने का भुगतान नहीं करता तो उसके लिए उसे कारावास से दंडित किया जाएगा। बेसिकली ये सेक्शन हमें ये भी बताता है कि अगर जुर्माना, कारावास, किसी अपराध में दोनों चीज़ें हैं और आपने उस पर लगा दिया जुर्माना और वो जुर्माने का भुगतान नहीं कर रहा है तो फिर उस पर कारावास उसको दिया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 65। ये कहता है कि जब किसी अपराध के लिए कारावास और जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं, तब यदि अपराधी जुर्माने का भुगतान नहीं करता तो उसे कारावास दिया जा सकता है, लेकिन इस धारा में कारावास की अवधि 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी। तो 1/4 की सज़ा यहाँ पे कारावास की बताई गई है। साधारण शब्दों में अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है और उसके लिए मान लीजिए कारावास की अवधि 1 साल है, ठीक, और वो जुर्माने का भुगतान नहीं करता तो उसे उस अपराध के कारावास का 1/4 मिलेगा। यानी 12 महीने का मान लीजिए 1/4 कितना हो गया? 3 मास। तो 12 महीने वो अलग से काटेगा जेल और साथ ही 3 मास जो 1/4 उसे मिला जुर्माना न देने पर, 3 मास वो जोड़ दिया जाएगा तो 15 महीना। तो 15 मास की जेल जो है उसे काटनी पड़ेगी और इस तरह से मिली हुई सज़ा के वो अतिरिक्त सज़ा होगी। यानी 12 महीने का कारावास हो गया और 3 महीने जो है वो जुर्माना न देने पर 3 महीने की सज़ा और, तो कुल मिला के 15 महीना। तो वो अतिरिक्त सज़ा होगी जो उसे कारावास की दी गई है, वो 1/4 अलग से होगा। इसके बाद आता है सेक्शन 66। जुर्माना न देने पर किस तरह का कारावास दिया जाएगा? तो इस धारा के अनुसार वो कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना न देने पर लगाता है वह ऐसी भांति का हो सकता है जिसे अपराधी को अपराध के लिए जिससे दंडित किया जा सकता है। मान लीजिए अगर अपराध साधारण या कठोर दोनों दंड से दंडनीय है तो जुर्माना न देने पर सज़ा भी सादा या कठोर किस्म की ही हो सकती है। बेसिकली ये कहता है, इसमें साफ लिखा है कि किस तरह का आप कारावास दोगे अगर उसने जुर्माना नहीं दिया, तो वो उसी चीज़ पर, मतलब उस पर निर्भर करता है ये कोर्ट पर कि कोर्ट क्या करेगा, उसे ऐसी तरह का कारावास दे सकता है जो उसके अपराध के लिए उसको दंड दिया जा सकता है। मतलब मान लीजिए अगर उसमें सादा और कठोर दोनों तरह की बात हो रही है तो जुर्माना अगर उसने नहीं दिया तो वहाँ भी आप उसे अगर सज़ा दोगे जुर्माना न देने पर तो सादी भी दे सकते हो और कठोर भी दी जा सकती है। सेक्शन 67 यानी धारा 67 क्या कहती है? जुर्माना देने पर कारावास जबकि अपराध केवल आपका जुर्माने से दंडनीय है। अब मान लीजिए किसी ने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया कि उसके लिए सिर्फ जुर्माने की सज़ा है, उसके लिए कारावास की सज़ा नहीं है, इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो वहाँ पे उसको फिर कितना कारावास मिलेगा? तो इस धारा के अनुसार अगर व्यक्ति केवल जुर्माने से दंडित अपराध करता है तो वहाँ जो कारावास होगा वो सादा ही होगा। तो अगर वो जुर्माना अदा नहीं करता तो उसको इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ रकम तय की गई है कि अगर मान लीजिए आपका जुर्माना है 50 रुपये तक का, 50 से ज़्यादा नहीं है, तो आपको कारावास मिलेगा 2 मास का। जुर्माने की रकम आपकी 100 रुपये है तो कारावास मिलेगा 4 महीने का। और अन्य दशा में यानी 100 रुपये से कहीं भी ज़्यादा है तो जुर्माना लगे, जो कारावास है, जो इम्प्रिजनमेंट है वो लगेगा 6 महीने का। तो एक तरीके से जो मैक्सिमम जो इसमें टाइम मतलब दिया गया है इम्प्रिजनमेंट का वो 6 मंथ है। 6 मंथ से ज़्यादा अगर कोई जुर्माना नहीं भी चुकाता तो 6 मंथ से ज़्यादा का उसे इम्प्रिजनमेंट नहीं मिल सकता, वो भी तब जब उसका जो जुर्माना था और उसने अदा नहीं किया उसकी रकम 100 रुपये से ज़्यादा थी। तो मैक्सिमम 6 मंथ है, लेकिन रकम के हिसाब से अलग अलग हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है सेक्शन 68 यानी धारा 68। ये धारा ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जुर्माना देने में चूक करता है और उसके लिए न्यायालय उसे कारावास देता है तो कारावास को ख़त्म कर दिया जाएगा यदि
इसके लिए दो यहाँ पे सिचुएशन बताई गई हैं कि कब उसका कारावास खत्म हो जाएगा। पहला, जब वो जुर्माने का भुगतान कर देता है, और दूसरा, जब विधि की प्रक्रिया के अनुसार उससे वसूल लिया जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 69, जो कहता है कि जुर्माने का अनुपातिक भाग यानी कुछ भाग दे दिए जाने पर कारावास की समाप्ति। इस धारा के अनुसार यदि जुर्माना देने में कोई व्यक्ति चूक करता है और उस चूक के बाद ही उसे कारावास दिया जाता है, तो अगर उसका कारावास की अवधि जो है वो ख़त्म होने से पहले ही मान लीजिए वो जुर्माना चुका दे या उससे वसूल लिया जाए, तो कारावास, या फिर वो भोग चुका हो तो क्या होगा, तो उसका कारावास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए पर कोर्ट 100 रुपये का जुर्माना लगाती है और उसे वो नहीं चुकाता, वो उसमें चूक करता है चुकाने में, और इसके लिए कोर्ट उसे 4 महीने का इम्प्रिजनमेंट देती है, 4 महीने का कारावास उसे देती है। यहाँ कारावास के 1 महीने के ख़त्म होने से पहले ही अगर वो जुर्माने के 75 रुपये यानी 100 रुपये में से 75 रुपये वो चुका देता है या उसे वसूल लिया जाता है, तो पहले महीने के ख़त्म होते ही ए को जो है वो छोड़ दिया जाएगा। यदि 75 रुपये पहले महीने की समाप्ति पर उसने चुका दिए जाएं या उससे वसूल लिए जाएं, जबकि ए कारावास में हो, तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। तो ये धारा हमें इस तरह से इस चीज़ को हम क्लियर कर सकते हैं। ये धारा सिंपली ये बात हमें बताती है। इसके बाद है सेक्शन 70 यानी कि धारा 70। ये कहती है कि जुर्माने के 6 साल के अंदर ही कारावास के दौरान वसूला जाना और संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। बेसिकली ये इस सेक्शन का हेडिंग है। लेकिन ये धारा में क्या बताती है कि जब जुर्माना या उसका कोई भाग मान लीजिए जो चुकाया ना गया हो और व्यक्ति जेल में हो, तो कारावास देने के बाद 6 साल के अंदर अंदर किसी भी समय उससे वसूला जा सकता है। और अगर 6 साल से ज़्यादा का मान लीजिए उसे कारावास मिला हुआ हो, तो उस समय के ख़त्म होने से पहले ही किसी भी समय हम उससे वसूल सकते हैं। यदि अपराधी की डेथ हो जाती है उस कारावास ख़त्म होने के, मतलब मान लीजिए 6 साल की उसे सज़ा मिली हुई है और 6 साल के अंदर ही उसकी डेथ भी हो गई, जेल में रहते रहते, अभी वो रिलीज़ भी नहीं हुआ था, वो छूटा भी नहीं था, फिर क्या होगा, फिर वो जुर्माना वसूला जाएगा उसकी प्रॉपर्टी से। तो जुर्माने जो है ये लिखा है ना यहाँ पे कि मृत्यु संपत्ति के दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती, यानी जुर्माना तो आपको चुकाना होगा भले ही आपकी प्रॉपर्टी से वसूला जाए। अब हम इस सेक्शन से रिलेटेड एक केस देखेंगे। केस का नाम है पलकधारी सिंह, 1962 का केस है ये। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि इस धारा में जो लिमिटेशन का टाइम पीरियड जो देखा जाएगा, यानी 6 साल का जो टाइम इसमें दिया गया है, उसमें जो लिमिटेशन की अवधि है वो ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो डिक्री पारित की जाती है उससे नहीं गिना शुरू होगा। मतलब जो ट्रायल कोर्ट जिस दिन से डिक्री देता है उस दिन से वो टाइम शुरू होगा, ना कि अपील या रिवीजन के खारिज होने के दिन से। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 71, ये क्या कह रहा है, कई अपराधों से मिलकर बने हुए अपराध के लिए दंड की अवधि। लेकिन यदि एक अलग अलग अपराध कोई व्यक्ति करता है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी के साथ मारपीट के साथ ही मान लीजिए चोरी का भी अपराध करता है, तो ऐसे अपराध के लिए अलग अलग दंड दिया जा सकता है। इसके सेक्शन से ही हम इसकी जो हेडिंग है इस सेक्शन की हम उसी से समझ सकते हैं कि कुछ अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, यानी कि बहुत सारे अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किए हैं, बहुत सारे अपराधों से मिलकर एक अपराध या क्राइम बन रहा है, तो उसके लिए दंड कितना होगा, तो क्या उसे अलग अलग दंड दिया जा सकता है या एक ही दंड से दंडित होगा। तो यहाँ पे हम इसे अगर सिंपली वर्ड में पढ़ें तो वैसे तो हम इसे दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है, ये मतलब हम सिंपल एक तरीके से मैंने आपको समझाने की दृष्टि से इसको ऐड किया है कि यदि मान लीजिए वो अलग अलग अपराध करता है, जैसे कि कई व्यक्तियों के साथ मारपीट का अपराध एक हो गया और चोरी का अपराध हो गया आपका अलग से, तो फिर उसे उसके लिए अलग अलग दंड से दंडित किया जाएगा। अब दृष्टांत देख लेते हैं। मान लीजिए ए जो है वो वाई पर लाठी से 50 हमले करता है, 50 प्रहार करता है। यहाँ यदि ए को हर अपराध के लिए, हर प्रहार के लिए, हर हमले के लिए अगर उसे पनिश किया जाए तो हर एक प्रहार के लिए 1 साल के हिसाब से 50 साल के लिए उसे दंडित करना होगा। लेकिन वो संपूर्ण मारपीट के लिए यहाँ पे कोर्ट उसे सेक्शन 71 के अनुसार एक ही दंड से दंडित किया जाएगा, है ना। हर प्रहार के लिए उसे 50 साल की सज़ा तो नहीं दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अपराधों से मिलकर ही उसका अपराध बना है। उसने 50 जो प्रहार किए हैं उसके लिए उसे एक ही दंड मिलेगा और उसके से ही उसको पनिश किया जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है दूसरा दृष्टांत।
लेकिन अगर हम इसका दूसरा दृष्टांत देखें तो वो ये कहता है, अगर मान लीजिए उसी समय ए वाई को पीट रहा है और बीच में एम नाम का व्यक्ति बीच में आ जाता है और ए एम पर भी एक प्रहार कर देता है, तो यहाँ ए का जो है वो एम पर किया गया प्रहार उस काम का भाग नहीं समझा जाएगा। इसके द्वारा ए वाई को जो चोट पहुँचाता है इसके लिए अलग से एक दंड मिलेगा और जो उसने एम पर प्रहार किया है उसके लिए अलग से दंड मिलेगा। तो ये सेक्शन ये कहता है बहुत सारे अपराधों से मिलकर एक बन रहा है तो एक दंड, और चूंकि यहाँ पे उसने एम पर अलग से अटैक किया है, अलग से प्रहार किया है, तो इसके लिए उसे अलग दंड से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 72। ये कह रहा है कि कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि ये संदेह हो कि उसने कौन सा अपराध किया है। तो इस धारा में ऐसे मामलों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है जिसमें यह तो निश्चित है कि हाँ, बहुत सारे अपराध, एक व्यक्ति ने अनेकों अपराधों में से कोई एक अपराध जरूर किया है, लेकिन इस बात का संदेह होता है कि अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया है। ऐसे मामले में क्या होता है कि अपराधी उसे उस अपराध से दंडित किया जाएगा, इसके लिए उसे कम से कम दंड से जो है कोर्ट दंडित करेगी, उसको पनिशमेंट देगी। अब हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए ए को बी एक टिकट दिखाता है, बी क्या करता है, अपने टिकट से उस टिकट को बदल लेता है। यहाँ ये निश्चित नहीं है कि वो चोरी का अपराध किया, दुर्विनियोग किया यानी डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन का अपराध किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया, या चीट किया है, उसने कौन सा ऑफेंस किया है। तो इस मामले में आपराधिक दुर्विनियोग का उसे दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि बाकी सभी अगर हम देखें जितने भी यहाँ पे ऑफेंस दिए गए हैं उन सब में 3 साल का दंड दिया है, 3 साल की पनिशमेंट है हर ऑफेंस के लिए। लेकिन अगर हम डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन आपराधिक दुर्विनियोग की बात करें तो उसमें केवल 2 साल का दंड जो है वो दिया गया है, तो उसको 2 साल के दंड से ही दंडित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 73, जो एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है। ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कठोर दंड से दंडित हो, कठोर कारावास की बात हुई है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं हो रही है, तो अगर किसी व्यक्ति को कठोर कारावास से दंडित किया जाता है तो न्यायालय क्या करेगा, कुल मिलाकर उसे 3 महीने का से ज़्यादा के लिए एकांत परिरोध में रखने का आदेश कर सकता है। यानी कुल मिलाकर 3 महीने का ही उसे एकांत परिरोध उसको अलग से रखा जाएगा, अन्य कैदियों से अलग करके। वो भी कब, जब उसे कठोर कारावास दिया गया हो। अब यहाँ पे ये देखना है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के कारावास की अवधि 6 महीने से ज़्यादा की ना हो तो फिर उसके एकांत कारावास का टाइम कितना होगा, 1 मास का। अगर कारावास की अवधि 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल तक की हो तो कितना होगा एकांत कारावास, 2 माह का। और अगर कारावास 1 साल से ज़्यादा का हो तब होगा एकांत कारावास 3 मास का। तो मैक्सिमम जो इसमें टाइम है एकांत कारावास का वो 3 मास है, यानी 3 मंथ का ही होता है एकांत कारावास कुल मिलाकर, चाहे कितना ही आपका हो, लेकिन कब होगा, मैक्सिमम 3 मास का, जब जो इम्प्रिजनमेंट मिला है वो 1 साल से ज़्यादा का हो। जब 1 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट होता है तभी 3 मास का कारावास जो है वो मिलता है। अब एकांत परिरोध का मतलब क्या होता है, तो एकांत परिरोध का मतलब होता है कैदी को बाह्य संसार से एकदम अलग रखना, ताकि उसे जेल के बाहर घटित होने वाली घटनाओं की नॉलेज ना हो सके, उसे ज्ञान ना हो सके कि बाहर क्या हो रहा है। तो इस तरीके से उसको अलग रखा जाता है। इसमें केस भी दिए गए हैं। एक केस है नैनसुख मैथर 1869 का केस है। इसमें इसका उद्देश्य, इसका पर्पस बताया गया है कि एकांत कारावास का उद्देश्य क्या है। तो इस उद्देश्य से ये किसी भी कैदी पर थोपा जाता है ताकि वो एकाकीपन की भावना का उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट, उस पर प्रभाव डाले और उस प्रभाव को पढ़कर उसमें जो है एक सुधार की भावना जो है वो जागृत हो सके। लेकिन कारावास की पूरी अवधि के लिए इसको नहीं थोपा जा सकता है ना, तो पूरी अवधि के लिए नहीं देंगे, जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम 3 मंथ के लिए ही एकांत कारावास मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है, एक और केस पहले देख लेते हैं। केस का नाम है मुन्नू स्वामी, 1948 का केस है, मद्रास का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि एकांत परिरोध का जो प्रयोग है वो केवल कठोरता से अत्यधिक, जो कठोरता के अत्यधिक अपवादिक मामले हैं उनमें ही करना चाहिए। हर मामले में हम एकांत कारावास कैदी को नहीं दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कठोर कारावास में ही एकांत परिरोध जो है वो मिलता है। अब जो सेक्शन 74 है ये इसकी अवधि बताती है कि किस तरीके से इसका निष्पादन होगा, किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो एकांत परिरोध किसी भी दशा में देखिए एक बार में 14 दिन से ज़्यादा का नहीं मिलना चाहिए। एक बार में आप किसी भी कैदी को 14 दिन से ज़्यादा का एकांत परिरोध नहीं दे सकते हैं। जब दिया गया कारावास मान लीजिए 3 महीने से ज़्यादा का हो तो पूरे कारावास में आप 1 महीने में केवल 7 दिन के लिए उसे एकांत कारावास में रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ा टाइम बताया गया है, जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है।
तो पहला, एक बार में 14 दिन से ज़्यादा का ना हो, और अगर 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट है तो 1 महीने में सिर्फ 7 दिन के लिए ही उसे अलग जो है अन्य कैदियों से अलग अकेले में रखा जाएगा, एकांत कारावास में रखा जाएगा। अब इसी में केस क्या क्लियर करता है इस चीज़ को, नैनसुख मैथर का फिर से केस 1869 का केस है। ये धारा दंड के निष्पादन में एकांत परिरोध की सीमा का निर्धारण करती है और साथ ही ये भी उपबंधित करती है कि एकांत परिरोध कुछ अंतराल पर हमें देना चाहिए, कि इसे अगर आप अधिक समय तक जारी रखोगे तो मानसिक विक्षिप्त जो कैदी है उसके पागल होने का डर रहता है। यदि कारावास की पूरी अवधि के लिए आपने उसे एकांत परिरोध दे दिया तो अवैध होगा और 14 दिन से ज़्यादा का ये नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। सबसे लास्ट सेक्शन है सेक्शन 75 धारा 75। इस धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी न्यायालय के द्वारा संहिता के अध्याय 12 और अध्याय 17 के अधीन 3 साल या उससे ज़्यादा की अवधि के कारावास से पहले दंडित किया जा चुका है और अगर दोबारा वो उसी अपराध को करता है तो दोबारा में उसे उसी अपराध के लिए आजीवन कारावास या 10 साल के कारावास से दंडित किया जाएगा। बेसिकली ये सेक्शन जो है हमें ये बताता है। अब चैप्टर 12 क्या कहता है और चैप्टर 17 क्या कहता है आईपीसी का, ये जानना बेहद ज़रूरी है। चैप्टर 12 हमें बताता है सिक्कों और सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराधों के बारे में, और जो सेक्शन 17 है वो हमें बताता है संपत्ति से संबंधित अपराधों के बारे में, जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो क्राइम है या चैप्टर 12 में जो सिक्कों वगैरह से रिलेटेड जितने भी क्राइम या उस चैप्टर में दिए गए हैं, अगर कोई पर्सन एक बार इन 2 चैप्टर के अंदर किसी भी अपराध के लिए एक बार कोर्ट के द्वारा 3 साल के कारावास से दंडित किया जा चुका है और दोबारा वो फिर उसी ऑफेंस को करता है, उसी क्राइम को करता है, तो दोबारा में उसे आजीवन कारावास या 10 साल के दंड से दंडित किया जाएगा। बेसिकली ये सेक्शन हमें ये बताता है। अब इससे रिलेटेड हम केस लॉ देखेंगे। पहला जो केस है वो है श्री चरण शौरी बनाम सम्राट का केस, 1887 का केस है। इस मामले में कहा गया कि जो सेक्शन 75 है जो 2 अध्यायों की बात करता है, इसके अधीन ये किसी अपराध के प्रयत्न पर लागू नहीं होंगे। यानी अगर उस अपराध का, जिन अपराधों की बात इन दोनों चैप्टर्स में की गई है, अगर उन ऑफेंस का कोई प्रयत्न किया जाता है तो प्रयत्न पे ये धारा लागू नहीं होगी। ठीक, इसके अलावा काश्यांतु के केस में जो 1907 का केस है, इसमें बताया गया कि अध्याय 12 और 17 के किसी अपराध के दुष्प्रेरण पर भी ये सेक्शन लागू नहीं होगा। यानी अपराध का दुष्प्रेरण किया जाए या अपराध का प्रयत्न किया जाए, दोनों पर ही ये सेक्शन लागू नहीं होता है। ये सिर्फ क्राइम या ऑफेंस की बात करता है, वो भी उन 2 चैप्टर्स के अंदर। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने जो सेक्शन 73 और सेक्शन जो 74 पढ़ा था एकांत परिरोध के बारे में, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही एग्जाम के लिहाज से। केस लॉ भी इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है, पहले भी आ चुका है जुडिशरी में, कि एकांत परिरोध कौन से सेक्शन में है और कितना मैक्सिमम उसमें, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 3 मास का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। और केस लॉ भी मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब एक एक करके केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।